हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टॉप 20 MCQ लगाने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 8 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरल साइंस के मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, तो आप लोग ज़रूर जाके वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। इसी चैनल में जाके प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिएगा, लिखा रहेगा जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लिक कीजिएगा, सारा वीडियो वॉच करके जरूर देखिएगा। आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, या झारखंड लेडी सुपरवाइजर के एग्ज़ाम हो, झारखंड सीजीएल के एग्ज़ाम हो, या रेलवे ALP हो, टेक्नीशियन हो, या NTPC हो, ग्रुप D हो, आइसोलेटेड पोस्ट हो, या JPSC द्वारा फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर हो, वन क्षेत्र पदाधिकारी हो, वन संरक्षक पदाधिकारी हो, एवं इसके अलावा BPSC का एग्ज़ाम हो, वो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू से लेकर जरूर अंत तक बना के रखिएगा। यदि क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मालूम है तो ये वीडियो आप लोग के लिए रिवाज के रूप में आप लोग जरूर लीजिएगा। यदि आप लोग नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो ज़रूर ऑब्जर्व कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चंस को, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चंस में आंसर के साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस का में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका पूरा डिटेल समझ में आए। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनेगा वो आपका पकड़ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक जरूर बना के रखिएगा, आंसर बताइएगा यदि मालूम है तो, और लास्ट में हमको जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ 20 में। चलिए, क्वेश्चन आ रहा है पहले स्क्रीन पर। वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर रखिएगा, ताकि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जनरल साइंस में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि संवेग को दोगुना करने पर काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना, 2 गुना, 16 गुना, 9/9। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। अब कैसे हुआ 4 गुना, ये थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। देखिए, संवेग को और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है, p²/2, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर P जो होता है उसको मोमेंटम बोलते हैं, P से सूचित करते हैं, जैसे फोर्स को F से सूचित करते हैं, एक्सेलरेशन को स्मॉल s से। ठीक है, उसी प्रकार से मोमेंटम को यानी संवेग को P से सूचित करते हैं। तो P क्या होता है, P को कितना करना है, 2 गुना कर देना, यानी संवेग को कितना गुना करना है, 2 गुना। तो p² 2p/2m, यहाँ पर कितना होगा 4p²/2m। तो p²/2m क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है ये। और यहाँ पर कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर A सही हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना है, रटना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि बर्फ का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि बर्फ का द्रव्यमान होता है कितना होता है, ये आपको बताना है। मेल्टिंग जिसको पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ऑप्शन है 0 डिग्री, 4 डिग्री, 8 डिग्री, 16 डिग्री। आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, अपने आप को देखिएगा कितना सही हो रहा है, लास्ट में बताइएगा जरूर। तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री। मिलान की लीजिएगा, यदि आप लोग को सही गेस किए हैं 0 डिग्री तो सही होगा। ठीक है, अब देखिए, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो या फ्रीजिंग पॉइंट हो, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट हो। मेल्टिंग पॉइंट होता है द्रव्यमानांक और फ्रीजिंग पॉइंट होता है हिमांक। ठीक है, दोनों का बर्फ का क्या होता है, बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं। द्रव्यमानांक क्या होता है, यानी ऐसे पदार्थ जिसका ठोस अवस्था में हो और वह उसको हीट प्रदान की जाए तो वह क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमानांक। ठीक है, फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे नियत ताप यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, ऐसे कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई पदार्थ यदि फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो आंसर बर्फ का यहाँ द्रव्यमानांक हो पूछे जाए या हिमांक पूछा जाए, दोनों का हो जाएगा आंसर 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मिश्र धातु है, Cu+Zn का, Cu+Sn का, Cu+Al का और Cu+Ani का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। जो भी गेस किए हैं अपने माइंड में
ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। बात करते हैं कि CO यानी कॉपर में जो होता है वो 80% पर 88% रहता है, ठीक है, और SN में 12%, ठीक है। ये दोनों को मिक्सर होकर क्या बनता है, कांसा का निर्माण करवाता है, ठीक है। और Cu+Zn क्या होता है, Cu+Zn जो होता है किसका मिश्र धातु है, तो पीतल का, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो आप लोग देखिएगा अभी तक कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग 20/20 कर लीजिए तो हम मान जाएंगे आपका प्रिपरेशन पूरा है। और न्यू बिगनर है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं अभी, और यदि आपका 12-15 भी आ रहा है तो अच्छा प्रिपरेशन आपका बढ़िया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका। ऑप्शन नंबर 1 है अस्टिक इग, तंत्रिका तंत्र, माइक्रोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन से आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। तो आई थिंक आप लोग गेस कर लिए होंगे। तो चलिए इसका आंसर चलते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है अस्टिक का अंडा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शत्रुमुख का अंडा। शत्रुमुख का अंडा जो होता है 170 mm का होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी अंडा माना जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। तांत्रिक तंत्र क्या होता है, तांत्रिक तंत्र जो होता है वो सबसे लंबी कोशिका होता है, लॉन्गेस्ट जिसको बोलते हैं, लॉन्गेस्ट। यदि आपसे लॉन्गेस्ट में पूछा जाए, लंबी में पूछा जाए, लंबी, सबसे लंबी सेल क्या होता है, तो हो जाएगा तांत्रिक तंत्र। माइक्रोप्लाज्मा से गैलोसेप्टिकम क्या होता है, ये सबसे छोटी होता है, सबसे छोटी सेल होता है, ठीक है, सबसे छोटी सेल होता है माइक्रोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, जिसका आकार होता है 0.1 माइक्रोन का होता है, 0.1 माइक्रोन का होता है माइक्रोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, ठीक है। तो सारा चीज़ आप लोग डिस्कस करती हैं, आप लोग को याद रखना है। यदि आपसे सबसे बड़ी बिगेस्ट सेल के बारे में पूछा जाए तो शत्रुमुख का अंडा हो जाएगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अस्टिक इग। सबसे लंबी कोशिका यदि आपसे पूछा जाए तो तांत्रिक तंत्र हो जाएगा। और सबसे छोटी कोशिका यदि पूछा जाए, सबसे स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए तो माइक्रोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम होगा, जिसका आकृति होता है, जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोन के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, अनुपस्थिति होती है यानी नहीं होती इसमें, और इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन, तीनों में ऑप्शन में, ठीक है। तो गेस करना है क्या होगा इसका आंसर। चलिए, तो आई थिंक आप लोग गेस कर लिए होंगे। तो यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति बनी होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, जबकि यूकैरियोटिक में किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, यानी प्रोटीनों का फैक्ट्री कहा जाता है, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, तारकाई को, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा डिटेल जानते हैं राइबोसोम क्या होता है। देखिए राइबोसोम क्या होता है, इसको प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। देखिए सबसे पहले आपको जानना है कि इसका नामकरण किसने किया था, रॉबर्ट ने किया था, ठीक है। कब किया था, 1958 ईस्वी में। लेकिन सबसे पहले इन्होंने पादप कोशिका में यानी प्लांट सेल में देखा था, और ऑप्शन में ब्राउन ने 1953 में। और जंतु कोशिका में किसने देखा था, यानी एनिमल सेल में देखा था पोलैंड ने 1955 में। और फाइनली इसका नामांकन किया था 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने। राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA जिसको बोलते हैं, नामक अम्ल में वो प्रोटीन से बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है, अर्थात इसे हम प्रोटीन का उत्पादन करते हैं या उसको प्रोटीन को फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अश्वशक्ति किसका मात्रक है। अश्वशक्ति मतलब होता है HP, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं HP। फोर्स का, पावर का, प्रेशर का, एक्सेलेरेशन का। तो अश्वशक्ति किसका मात्रक है, तो आप आंसर मारिएगा पावर का, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको माइंड में आंसर आप लोग को आ रहा है, यदि आप लोग गेस किए हैं पावर, तो ये बिल्कुल सही होगा, जिसको हिंदी बोलते हैं इसको शक्ति।
ठीक है। शक्ति को फिर ऐसा भी लिखा जाता है सामर्थ्य। यदि आपको सामर्थ्य भी पूछा जाए किसका मात्रक है तो आप वाट बोल सकते हैं। पावर का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वाट होता है, ठीक है। और इसका जो इंडस्ट्रियल यूज में होता है व्यावसायिक मात्रक या इसका अनोदर मात्रक बोल सकते हो, उसको बोलते हैं एचपी। तो 1 एचपी जो होता है वो होता है कितने के इक्वल, कितने वाट के बराबर, 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। ये भी आप लोग नोट करके रखिएगा कि 1 एचपी यानी 1 हॉर्स पावर जो होता है कितने वाट के बराबर होता है, तो 740 वाट के बराबर होता है, यानी 746 वाट के बराबर। वाट किसका यूनिट है तो बोलिएगा पावर का, शक्ति का। किलोवाट किसका है, शक्ति का। मेगावाट किसका है, शक्ति का। यानी जहाँ जहाँ वाट लगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा शक्ति का, और जहाँ सेकंड लगे वो हो जाएगा जूल का। क्लियर हो गया आई थिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कील उखड़ने की मशीन किसका उदाहरण है। प्रथम श्रेणी के उत्तलक का, द्वितीय श्रेणी के उत्तलक का, तीसरा श्रेणी के उत्तलक का, इनमें से कोई नहीं। कील उखाड़ने की मशीन यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कील उखाड़ने की मशीन की यहाँ पर बात हो रही है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। जी हाँ, यदि आप लोग सही तरह से गेस किए हैं, यदि आप लोग सही तरह से गेस किए हैं तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम श्रेणी का उत्तलक हो जाएगा। कील उखाड़ने की मशीन क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तलक है, ठीक है। इसके अलावे इसमें आपको कैंची आएगा। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, कैंची आता है, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिख देते हैं, क्लियर होगा। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कील उखाड़ने की मशीन भी आएगा, उसके बाद होगा कैंची, नोट करके रखिएगा, पिलास, कैंची, पिलास, ठीक है। सिरसी, जिसको सिरसी निचोड़ने वाला सिरसी उसको बोलते हैं, ठीक है। कील उखाड़ने की मशीन, शीशा झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपम्प, ये सब क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तलक है। थोड़ा उत्तलक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तलक है क्या, जिसको हम बोलते हैं LEVR, लीवर। उत्तलक एक सीधा या टेढ़ी रीढ़ तरफ का एक छड़ होता है जो किसी निश्चित बिंदु पर यानी फिक्स्ड पॉइंट पर चारों ओर स्वतंत्र पूर्वक क्या होता है, घूमता है, वो इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्मॉल g का मान कम होता है, हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है स्मॉल g का मान कम हो जाता है पृथ्वी के केंद्र पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी की घूर्णन गति थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर। तो आंसर बताइए फटाफट। स्मॉल g का मान कम हो जाता है पृथ्वी के केंद्र पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी केस किया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं माइंड में आता होगा सर इक्वेटर में होगा, नहीं, इक्वेटर में क्या होता है, शून्य होता है, न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब सबसे कम, ठीक है, न्यूनतम होता है। तो विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होगा यानी मिनिमाइज होगा, ठीक है। और मैक्सिमाइज क्या होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो बोलिएगा सर पोल पर, जिसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक है, इसको बोलते हैं ध्रुव पर, पोल पर होगा मैक्सिमम होगा। पृथ्वी केंद्र पर क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी के घूर्णन गति जैसे जैसे बढ़ेगा तो जी का मान धीरे धीरे कम होते जाएगा। ऐसे जी का मान क्या होता है, जनरली हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन सबसे पूछा गया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा कि आधुनिक यानी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एटॉमिक संख्या है, एटॉमिक नंबर जो है वो 89 से लेकर 103 तक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथोसाइट श्रेणी,
लेंथोनाइट श्रेणी या एक्टोनाइट श्रेणी या बोथ ए और बी या मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग दीजिएगा फटाफट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्टोनाइट श्रेणी, यानी किसी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक संख्या जो होता है वो 89 से लेकर स्टार्ट होगा और 103 तक, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोनाइट श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। और यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक ये कौन सा श्रेणी में आएगा, तो बोलिएगा सर ये लिंथो श्रेणी में आएगा, तो ये लिंथोनाइट में आएगा, ठीक है, ये लिंथोनाइट में आएगा। लेकिन एक्टोनाइट में आता है 89 से शुरू होता है, लेंथोनाइट में आता है 57 से 71 तक आता है लेंथोनाइट में, और 89 से शुरू होगा एक्टोनाइट में, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी रूप में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और बात करते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका नियम किसका नियम पर आधारित है, तो मोसले के नियम पर आधारित है, 1913 वाला, ठीक है। इसी के अनुसार जो तत्व का गुण जो होता है यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट होता है, और उनके परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि किसका आकार लगभग आयताकार होता है, जंतु कोशिका का, पादप कोशिका का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका आकार वृत्ताकार होता है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका या बोथ या दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा पादप कोशिका का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का प्रतिपादित किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल में लोग पढ़े होंगे, इसका प्रतिपादक किसने किया था? जेडी वाटसन ने, क्रिक ने, ए और बी दोनों ने, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ एबव। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो होता है वो जेडी वाटसन और क्रिक ने दोनों ने दिया था, ठीक है। जेडी वाटसन और क्रिक ने, इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बोथ हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्लियर है? इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सर कि डीएनए का जो द्विकुंडलित संरचना मॉडल है जिसको हम बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, वो कब दिया था? तो 1953 में, सन 1953 में। ये भी याद रखिएगा, सन 1953 ईस्वी में दिया था ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि पादप कोशिका की रोसैया कहा जाता है, रोसैया लवक को, हरित लवक को, गलचिकाई को या सभी को। तो पादप कोशिका के रसोई कहा जाता है किसको? पादप कोशिका के रसोई कहा जाता है किसको? चलिए आंसर दीजिए फटाफट। पादप कोशिका के रसोई कहा जाता है किसको? हरित लवक को, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हरित लवक क्या होता है? जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। यह एक हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक ही हरे रंग का पदार्थ यानी पनहरित जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लाई होता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई कहते हैं, ठीक है। और पत्तियों का रंग पीला उसके केराटिन के कारण ही होता है, इस भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 5.2 किलोमीटर पर सेकंड, 42 किलोमीटर पर सेकंड और 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। तो चंद्रमा के लिए यानी मून के लिए पलायन वेग मतलब इसके वेलोसिटी का मान कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी करेक्ट, ठीक है। 2.37 किलोमीटर पर सेकंड चंद्रमा के लिए यदि पूछा जाएगा तो 2.37 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। और यदि पूछा जाएगा पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान तो 11.2 किलोमीटर, ये पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए, ठीक है। और ये क्या है? सूर्य के लिए, सन के लिए। तो ये तीन चीज़ आपको मालूम चलेगी। यदि आपको पृथ्वी के लिए पलायन वेग का पूछा जाए
तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। चंद्रमा के लिए, मून के लिए पूछा जाए तो 2.37 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। सन, सूरज के लिए पूछा जाए तो 42 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा प्लान वेग जो होगा मान वो 42 किलोमीटर पर सेकंड होगा। किसका? सन का, सूर्य का। या सबसे कम होगा चंद्रमा का। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला जो है क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश या अदिश राशि है। सदिश है, अदिश है, ना सदिश है ना अदिश है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हटा दीजिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड क्या है? यूनिट है। और किसका यूनिट है? ये यूनिट है एक्सीलरेशन का। ये यूनिट जो है वो एक्सीलरेशन का, त्वरण का मात्रा का। इसलिए इसको हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूछा है, तो ये यूनिट के बारे में तो पूछा नहीं है, इसलिए हटा दीजिए। ठीक है, कभी कभार इस प्रकार से भ्रम करने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार का ऑप्शन दिया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कौन सा क्वांटिटी है? क्या वो वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? रोज क्वांटिटी हो चाहे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फ्लो ऑफ टेंजेंट लॉ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध जिसको बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसमें किस में पाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, H2S में, सभी में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ऑक्सीजन में भी पाया जाता है, नाइट्रोजन में भी पाया जाता है, लेकिन H2S में नहीं पाया जाता है। और यहाँ पर पूछा गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो इसलिए ए और बी, हालांकि ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। ऑप्शन दोनों यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ए और बी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन मतलब यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है तो H2S मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार का ऑप्शन रह सकता है, यहाँ पर नहीं लिखा रहेगा तो ऑप्शन यहाँ पर सी मारिएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का, यदि आप लोग को डाउट लग रहा है, यदि मालूम होगा तो। लेकिन फिर भी हम लोग क्लियर कर दिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है H2S में नहीं पाया जाता है, बल्कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि ऊर्ध्वपातन जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन निम्न में से है? कपूर में, एंथ्रोसिन में, नेप्थलीन में या सभी में? तो ऊर्ध्वपतन जो होता है कपूर में भी होता है, एंथ्रोसिन में भी पाया जाता है, एंथ्रोसिन में भी होता है ऊर्ध्वपतन, और नेप्थलीन में होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी अभी तक गेस किए हैं कि सर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन मतलब समझ रहे हैं? ऊर्ध्वपातन मतलब होता है सब्लिमिनेशन, ऐसे विधि जो ठोस के मिश्रण के अलावे। ठीक है, ये क्या होता है? डायरेक्ट ठोस को दर में ना चेंज करते हुए सीधा गैस में परिवर्तन कर देता है। तो डायरेक्ट जो होगा, ऐसे टेम्परेचर को हम लोग मेटल पर लगाते हैं, किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सॉलिड पर लगाते हैं, तो वो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में ना चेंज होते हुए सिर्फ गैस में, सीधा गैस में चेंज हो जाता है। ऐसे हम प्रोसेस को करते हैं, या ऐसे प्रक्रिया को हम बोलते हैं सब्लिमिनेशन, जिसको ऊर्ध्वपातन करते हैं। ठीक है, तो ये कपूर में आपको देखने को मिलेगा। जब कपूर को जलाइएगा तो ठोस रहता है, तो लिक्विड ना होते हुए गैस फॉर्म में आ जाता है तुरंत। इसके अलावा एंथ्रोसिन होगा, लेप्थोसिन होगा। इसका मतलब ऑल ऑफ अबव इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि चना जिसको हम बोलते हैं ग्राम का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह विज्ञान है, वैज्ञानिक लिख दिए हैं पर वैज्ञानिक नाम होगा। ठीक है, यह विज्ञान है। ठीक है, चना यानी चना का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो ऑप्शन है सीसर एर्थीनियम, पीसुम सिस्टमम, ब्रासिका कम्पेस्टिस या बॉस इंडिकस। तो चना का जो वैज्ञानिक नाम होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीसर एर्थीनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पीसुम का होता है किसका? पीसुम किसका वैज्ञानिक नाम है? पीसुम। तो
तो बोलिएगा सर पीसुम जो वैज्ञानिक नाम है वो मटर का है, किसका है, मटर का। और ब्रासिका कंप्रेशन, तो बोलिएगा सर ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो होता है वो सरसों का, जिसको मास्टर्स बोलते हैं, सरसों का है। बॉस इंडिकस किसका है, तो बोलिएगा सर बॉस इंडिकस तो गाय का है वैज्ञानिक नाम। तो सारा का वैज्ञानिक नाम याद रखिए। होमोसेपियंस किसका है, तो मानव का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कीटों का अध्ययन को कहा जाता है, कीटों का अध्ययन को क्या कहलाता है, पोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एपीकल्चर, सिलीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा। कीटों का अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कीटों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पोमोलॉजी क्या होता है, फलों के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है, फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और एपीकल्चर आपको पता होगा मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं। और सिल्वीकल्चर जो होता है वो होता है कास्टिंग पेड़ों के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है कि गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है किसको, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं, न्यूटन्स का सेकंड लॉ को, न्यूटन का थर्ड लॉ को, या सभी लॉ को। तो गैलीलियो का नियम किसको कहते हैं, सभी को मालूम होगा। यदि आप लोग फिजिक्स में बेसिक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे पहले से, तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में दीजिएगा। और बाकी सारी को आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कितना अभी तक आप लोग सही किए हैं, ठीक है। तो गैलीलियो का नियम कहा जाता है न्यूटन के पहला नियम को। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें काम न किया जाए, ठीक है, तब तो उसमें चेंज नहीं होगा, तो वही होगा। प्रथम नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम, और उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ परिभाषा मिलता है, न्यूटन का पहला नियम से सिर्फ परिभाषा मिलेगा, डिफिनेशन मिलेगा, बाकी एक्सप्लेनेशन जो होगा आपको सेकंड लॉ में मिलेगा, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो गैलीलियो का नियम यदि आपसे पूछा जाए तो न्यूटन का पहला नियम भी आप मारिएगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आप नीचे दिए गए कमेंट बताइए कि टोटल 1 से लेकर 20 तक आपने कितने क्वेश्चन को सही किए, फटाफट आंसर आपने कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले आपका प्रिपरेशन किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। तो जरूर बताइएगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा बैक टू बैक इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। तो चलिए यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सभी को।